सभी को नमस्कार। आज हम सभी संविधान के अनुच्छेद को पढ़ने वाले हैं। टू द पॉइंट इसका अध्ययन करेंगे और आपके सभी एग्ज़ाम आरएस, एसआई, पुलिस कांस्टेबल, रीट सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पूरे 378 अनुच्छेद को पढ़ेंगे तो वीडियो को बिना स्किप किए बने रहिए। तो चलिए चलते हैं। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का नाम दिया गया है। यानी कि भारत का जो नाम है इंडिया, दैट इज भारत, तो वो इसके अंदर अनुच्छेद 1 में है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 में राज्य का निर्माण तथा सीमाओं के नाम में परिवर्तन। राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 है वो पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन के अधीन बनाई गई विधि। यानी अनुच्छेद 4 और चौथी अनुसूची, तो यहाँ पे इसको लिंक कर सकते हैं। पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। यानी 2 और 3 के बाद में 4 आता है, तो इसके अंदर इसके कारण 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता अनुच्छेद 5 में जिक्र किया गया है। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 में भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, यानी अभी बांग्लादेशी शरणार्थी थे तो भारत में आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 7 के अंदर पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता। अनुच्छेद 8 के अंदर भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 9 के अंदर विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना। ठीक है, अगर आप विदेशी राज्य की नागरिकता लेते हैं, यानी कनाडा का कोई मतलब राज्य है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप वो राज्य उसकी नागरिकता लेते हैं और वहाँ नागरिकता ना होना है, वो अनुच्छेद यहाँ पे 9 के अंदर आता है। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना अनुच्छेद 10 के अंदर आते हैं। फिर आगे 11वां अनुच्छेद है संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। ठीक है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग पर भेद का प्रतिषेध। धर्म, जाति, लिंग पर भेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में असपृश्यता का, ये इंपॉर्टेंट है। देखो 15, 16, 17, 18, 19, यानी आप याद रखो ना रखो, लेकिन ये जो है वो हर एग्जाम में, चाहे वो एसआई का एग्जाम हो, चाहे रीट हो, मेंस परीक्षा की बात कर रहे हैं, वो हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी विधि के समक्ष समानता, धर्म, जाति, लिंग पर भेद का प्रतिषेध, लोक नियोजन में अवसर की समानता, असपृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत आपकी, यानी बिना किसी जारी के आप उपाधि नहीं लगा सकते। ठीक है, जैसे डॉक्टर है, प्रोफेसर है, तो वो उपाधि आपको मिलती है तभी आप उसको लगा सकते हैं। अनुच्छेद 19 में वाक की स्वतंत्रता, यानी बोलने का जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 19 के अंदर है। अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 में। और अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद कौन से में? 20 में है। आगे करते हैं अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 कै में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, यानी आरटीई 2009 के अंदर ये बात का उल्लेख किया गया है कि भाई बच्चों को जो मौलिक अधिकार है वो इसके अंदर अनुच्छेद 21 में शामिल कर दिया गया था कि शिक्षा का अधिकार है वो अनुच्छेद 21 के अंदर शामिल किया गया था। ये अधिकारों के अंदर आता था पहले। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 23 के अंदर मानव के ध्रुव, व्यापार और बाल आश्रम। अनुच्छेद 24 में कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत। अनुच्छेद 25 में धर्म का आचरण और प्रसार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी आप कोई जागरण या कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं तो उसकी स्वतंत्रता आपको मिलती है, या भंडारे का आयोजन वगैरह। तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी जो अनुच्छेद 29 के अंदर हिंदू, बौद्ध, जैन, मुस्लिम जितने भी जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके हितों का संरक्षण, यानी उनसे उनके हितों का हनन न हो। अनुच्छेद 30 के अंदर शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का जो अधिकार है, यानी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 के अंदर अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार। अनुच्छेद 32 के अंदर अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार। ठीक है, फिर इसके आगे चलते हैं। तो आगे अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का संगठन, हमने यहाँ पे 32 तक पढ़ लिया है। फिर इसके बाद हम अगला चलते हैं।
32 के बाद में आप सीधा 40वां अनुच्छेद है जो ग्राम पंचायतों का संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालक संगठन। अनुच्छेद 48 के पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। और अनुच्छेद 50 के अंदर कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है आपके लिए, स्टार मार्क्स इसके लगा लीजिए, क्वेश्चन आता है। अनुच्छेद 51 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 51 के अंदर मूल कर्तव्य, यानी मूल कर्तव्य का जो बात की गई है, अभी मूल कर्तव्य हैं, तो उन मूल कर्तव्यों का 14 मूल कर्तव्य हैं शामिल इसके अंदर, या 13 है, वो आप कंफर्म कर लीजिएगा। और मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के में आप पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं तो उसकी जो भी अपने 6ठी से 12वीं पाठ्य पुस्तकों सभी में दिया गया है। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब इसके संबंध में राष्ट्रपति के संबंधित आप अनुच्छेद भी इसके अंदर शामिल हो जाते हैं, जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति से संबंधित हम पढ़ेंगे इसके अंदर। फिर इसके बाद में अनुच्छेद 25 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 से राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसका अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक, यानी 10 अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक है, लेकिन आगे भी हम जिक्र करेंगे वित्तीय जो शक्तियों का, जो वित्तीय जो शक्तियां हैं उसके बारे में, भाई किस प्रकार से राष्ट्रपति उस पर नियंत्रण में लाता है, और कानून बनाने का अधिकार, मृत्युदंड माफ करने का अधिकार, आपातकाल लागू करने का अधिकार जो राष्ट्रपति के पास संविधान में दिया गया है उसके बारे में भी बात करेंगे। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर अनुच्छेद 66 के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित का जो निर्वाचन है वो अनुच्छेद 66 के अंदर शामिल किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की जो पदावधि है उसके बारे में बात की गई है। भाई उपराष्ट्रपति की जो पदावधि है वो क्या होगी। अनुच्छेद 68 के अंदर उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 59 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 70 के अंदर अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 के अंदर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन से संबंधित विषय। अनुच्छेद 72 के अंदर समाधान की जो शक्ति है उसको शामिल किया गया है। अनुच्छेद 73 के अंदर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, जैसे अनुच्छेद 74 है तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद का गठन होता है, यानी मिनिस्ट्री होती है जो, ठीक है, जो मिनिस्ट्री होती है उसको गठन किया गया है। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में उपमंत्री। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 76 भारत का महान न्यायवादी यानी चीफ जस्टिस CJI जो है उसकी बात की गई है। अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 संसद के सदस्यों के लिए अहर्ता, यानी अब हम बात कर रहे हैं कार्यपालिका की। संसद का सत्र अवसान और विघटन अनुच्छेद 85। और इसके बाद में अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी अधिकार की जो बात की गई है। फिर इसके बाद में आगे चलते हैं। अनुच्छेद 89 अनुच्छेद नहीं है तो इसके अंदर यहाँ पे है 89 अनुच्छेद राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 90 में उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया जाना। अनुच्छेद 91 में सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति। अनुच्छेद 92 के अंदर सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 और कमेंट सेक्शन में बताना कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अनुच्छेद 95 अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियाँ। अनुच्छेद 96 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन न होना। ठीक है,
तो अनुच्छेद 96, फिर इसके बाद में आगे चलते हैं। अनुच्छेद 97 सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 99 संसद द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 100 संसाधन में मतदान रिक्तियां होते हुए सदन में कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 100 संसाधन में मतदान रिक्तियों के होते हुए सदन के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। यहाँ पर विधेयक है, विधायक नहीं है। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 118 प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 112 111 विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 118 में प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। आगे चलते 10वां अनुच्छेद। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया है अनुच्छेद 120 तक। फिर इसके बाद में आता है 120 के बाद में अनुच्छेद 123 संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति के अध्यादेश शक्ति। अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों का वेतन। न्यायाधीशों के वेतन के बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि कितना होता है। अनुच्छेद 126 में कार्य मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 स्वर्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। फिर इसके बाद में बात करते हैं अनुच्छेद 131 के बाद में आता है अनुच्छेद 137 नियम और आदेशों का पुनरावलोकन। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 114 सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क्स लगा दिए। भारतीय नियंत्रक और महालेखा। अनुच्छेद 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्ति। अनुच्छेद 150 संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 154 राज्य कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्त होने की अहर्ताएं। तो हमने इसके अनुच्छेद 157 तक इसका अध्ययन कर लिया। फिर इसके 158 अनुच्छेद में राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अब राष्ट्रपति और राज्यपाल, आप उसके अंदर एक एक लगा के इसको कंप्लीट कर सकते हैं। राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए भी मंत्रिपरिषद होती है। तो ये दोनों की शक्तियां लगभग बराबर। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपमंत्री। राष्ट्रपति के बारे में ऐसी कौन सी शक्ति है जो राज्यपाल उसका उपयोग नहीं कर सकता, कमेंट सेक्शन में बताएं। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 166 राज्य सरकार का संचालन। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य। अनुच्छेद 168 के अंदर राज्य के विधानमंडल का गठन। अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना। इसके बाद में आता है अनुच्छेद 171 राज्यों की विधायिका की संरचना। अनुच्छेद 172 राज्य की विधायिका की अवधि। अनुच्छेद 173 राज्यों की विधायिका के सदस्यों की योग्यता। अनुच्छेद 177 राज्य की विधायिकाओं के सदस्यों की योग्यता। अनुच्छेद 177 राज्य की विधायिकाओं के अधिकार और कर्तव्य। अनुच्छेद 175 राज्यों की विधायिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 176 राज्यों की विधायिका के सदस्यों की संख्या। अनुच्छेद 177 राज्यों की विधायिका के सदस्यों के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 178 राज्यों की विधायिका के अधिकार और कर्तव्य। अनुच्छेद 179 राज्यों की विधायिका के सदस्यों की अयोग्यता। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक में। अनुच्छेद 180 में राज्य की विधायिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अयोग्यता। अनुच्छेद 181 राज्य विधायिका सदस्यों की शपथ। अनुच्छेद 182 राज्य की विधायिका सदस्यों विशेषाधिकार। अनुच्छेद 183 राज्य विधायकों के सदस्यों। अनुच्छेद 184 राज्य विधायिका सदस्यों पुनर्नियुक्ति। अनुच्छेद 185 राज्य विधायिका सदस्यों अयोग्यता के मामले में। राज्य विधायिका के सदस्यों के अयोग्यता के मामले में। अनुच्छेद 186 राज्य की विधायिका सदस्यों के विशेषाधिकार के मामले में। अनुच्छेद 187 राज्य विधायिका सदस्यों सेवानिवृत्ति के मामले में। अनुच्छेद 188 राज्य विधायिका सदस्यों पुनर्नियुक्ति के मामले में। राज्य की विधायिका के सदस्यों की पुनर्नियुक्ति के मामले में। अनुच्छेद
189 राज्यों की विधायिका सदस्यों की अयोग्यता के मामले में अनुच्छेद 190 राज्यों की विधायिका के सदस्यों की विशेषाधिकार के मामले में, अनुच्छेद 191 राज्यों की विधायिका के सदस्यों की सेवानिवृत्ति के मामले में, अनुच्छेद 192 राज्यों की विधायिका सदस्यों की अयोग्यता, अनुच्छेद 193 राज्य विधायिका सदस्यों की अयोग्यता के मामले में, अनुच्छेद 194 राज्यों की विधायिका के सदस्यों विशेषाधिकार, अनुच्छेद 195 राज्य की विधायिका सदस्य वेतन और भत्ते, अनुच्छेद 196 राज्य विधायिका सदस्य सेवानिवृत्ति, अनुच्छेद 197 राज्य विधायिका अधिकार और कर्तव्य, अनुच्छेद 118 राज्य विधायिका के अधिकार और कर्तव्य मामले में, अनुच्छेद 199 राज्य विधायिका के अधिकार और कर्तव्य मामले में विशेष प्रावधान। में 17 अनुच्छेद 200 विधायकों पर अनुमति, अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय वितरण, अनुच्छेद 213 विधानमंडल में अध्यादेश स्थापित करने राज्यपाल की शक्ति, अनुच्छेद 214 राज्यपाल के उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन। उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, या जो हाईकोर्ट है उसकी स्थापना भारत में सबसे पहले कहाँ हुई, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति एवं पद्धति शर्तें, और अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों का वेतन, अनुच्छेद 222 एक न्यायालय से दूसरे न्यायाधीशों का स्थानांतरण, अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, अनुच्छेद 224 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। और भारत के अब मुख्य